जाने उसने क्या देख लिया था कि उसके अवसान खता हो गए थे। सारिम ने सारा का चेहरा देखा तो परेशान हो गया। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। सारा के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। सारिम ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसकी बीवी मजबूत आसाब की मालिक है। छोटी मोटी चीजों से वो डरने वाली नहीं। अब वो डरी है तो यकीनन उसने कोई गैर मामूली चीज देखी है। सारिम भागकर उसके नजदीक आया और उसका हाथ थाम कर बोला, क्या हुआ सारा? सारिम वो वहाँ। सारा ने किचन की तरफ इशारा किया। क्या है वहाँ? सारिम उसे साथ लिए किचन की तरफ बढ़ा। आओ मेरे साथ। नहीं सारिम, वहाँ मत जाओ, वो कहीं तुम पर झपट ना पड़े, सारा ने कहा। ऐसी क्या चीज है? सारिम उसका हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ा। तुम यहाँ ठहरो, मैं देखता हूँ। नहीं सारिम नहीं। वो सारिम के पीछे भागी। सारिम ने किचन के दरवाजे में खड़े होकर मोहतात अंदाज में चारों तरफ देखा। कैबिनेट के ऊपर, स्लेब पर, चूल्हों के आसपास, माइक्रोवेव के ऊपर उसे वहां कुछ नजर न आया। उसने मुड़कर सारा की तरफ देखा जो उसके बाजू से आ लगी थी। यहाँ तो कुछ नहीं, वो बोला। सारा अब अपने हवास पर काबू पा चुकी थी। उसने जरा आगे बढ़कर वॉश बेसिन की तरफ देखा और फिर फौरन ही पीछे हट गई और बोली, उधर देखो। सारिम ने वॉश बेसिन की तरफ नजर की। वॉश बेसिन के नीचे किसी जानवर की सब्जी माइल आते फैली हुई थी, शायद बकरे की थी। अरे ये कहाँ से आई? वो आते देखने आगे बढ़ा। आगे मत जाओ, वो कहीं छुपा ना बैठा हो। कौन? सारिम ने पूछा। सारिम, जब मैं किचन में कॉफी बनाने के लिए दाखिल हुई तो इस मंजर को देखकर मेरी जान निकल गई। यहाँ फर्श पर एक गिद्ध बड़े इनहमाक से आते खा रहा था। मुझे देखकर उसने सर उठाया और अपनी लंबी गर्दन झुकाकर उसने उड़ने के लिए पर तोले। यूं लगा जैसे वो मुझ पर झपटना चाहता हो। इस मंजर को देखकर मैं फौरन ही पलटकर भागी, सारा ने बताया। ओह अच्छा, तुम किचन से बाहर चलो, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। सारिम ने पूरा किचन छान मारा, हत्ता के सारे कैबिनेट भी खोलकर देख लिए, लेकिन गिद्ध कहीं नजर ना आया। सारा, अंदर तो कहीं कोई गिद्ध नहीं, उसने डाइनिंग टेबल के सामने बैठी सारा से मुखातिब होकर कहा। कहीं वो बाहर तो नहीं आ गया? कभी वो इन कुर्सियों के नीचे छुपा बैठा हो? हाय! सारा एकदम उछलकर कुर्सी से पीछे खड़ी हो गई। सारिम ने फिर डाइनिंग टेबल के नीचे, फ्रिज के पीछे और लाउंज में जहां जहां छुपने के इम्कानात हो सकते थे उसने गिद्ध को तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं था। बेडरूम के दरवाजे बंद थे, वो अंदर नहीं जा सकता था। इस वक्त पूरा घर अंदर से बंद था। उस गिद्ध के बाहर निकलने का कोई रास्ता न था। इसके बावजूद वो कहीं नहीं था। क्या ये सारा का वहम था? अगर वहम था तो वो आते कहां से आई? मसला यही नहीं था कि वो गिद्ध चला कहां गया, मसला ये भी था कि वो गिद्ध घर में दाखिल कहां से हुआ, वो भी बकरे की आंत उजड़ी के साथ। सारिम ने वो आते समेट कर एक शॉपर में डाली और घर से बाहर निकल कर एक खाली प्लॉट पर, जो फिलहाल कचरा कुंडी बना हुआ था, फेंकाया। घर में वापस आया तो इतनी देर में सारा फर्श धो चुकी थी। अब वो हाथ धोकर कॉफी बनाने की तैयारी कर रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने किचन के अंदर से ही पूछा, फेंका है? हाँ। सारिम किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। वह हैरत भरी लहजे में बोला, अरे सारा। हाँ क्या हुआ? सारा कॉफी फेंटते फेंटते दरवाजे के नजदीक आ गई और हाथ रोक कर बोली, देखो कोई बुरी खबर ना सुनाना। अरे सारा, अच्छी खबर है, क्या तुमने महसूस नहीं किया? सारिम के लहजे में खुशगवार हैरत थी। नहीं। सारा ने उसके चेहरे की तरफ देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश की। अरे सर्दी। सारिम उसकी तरफ देखकर खुशी से बोला, सर्दी खत्म हो गई। ओए हाँ, उस गिद्ध के चक्कर में हमें इसका एहसास ही ना हुआ, सारा ने तायद की। वाकई सर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। भाई, सर्दी जिस अंदाज से बढ़ रही थी उससे तो ये अंदाजा होता था कि हमें आज की रात कंबल ओढ़कर सोना पड़ेगा। सारिम डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। देखो सारिम, अब कोई शरारत ना करना, सारा ने तंबीह की। शरारत? अरे यार, मैंने क्या किया है? उसने हंसकर पूछा। तुमने किया नहीं, कहा है, सारा ने वजाहत की। कुछ देर पहले तुमने किसी से मुखातिब होकर कुछ कहा था ना, मेरी बीवी तुम्हारी जैसी चीजों से डरने वाली नहीं है और मैं तो हूं ही शेर। तो इसमें क्या शुबा है, मैं तो हूं ही शेर। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, चाहे बंद घर में बर्फबारी ही क्यों ना शुरू हो जाए, चाहे इस घर में एक के बजाय गिद्ध उड़ते फिरें। सारिम सीना तान कर मुस्कुराया। अल्लाह का नाम लो सारिम, इतने बड़े बोल ना बोलो, सारा ने संजीदगी से कहा। अच्छा, सारिम ने आंखें फाड़ कर मस्खरेपन से कहा। भाई माफ करना, अब आइंदा मैं बिल्कुल शेखी नहीं बगारूंगा। चलो भाई, मैं शेर से फौरन बकरी बन जाता हूँ। सारिम ने दोनों हाथ जोड़कर छत की तरफ देखा। अब तो नाराज नहीं हो? चलो कॉफी पियो, शरारती इंसान। सारा ने मेज पर कॉफी के कप रखे। वाह वाह, बड़ी मजेदार कॉफी है। कॉफी पी तो लो, फिर ही तारीफ करना, खुशामदी इंसान। सारा ने उसे बड़ी अपनाइयत से देखा। मैं तो मजमून देखकर लिफाफा भांप लेता हूँ, उसने कमीज का कॉलर हिलाकर कहा।
लिफाफा देखकर मजबून भापा जाता है घामड़ इंसान। सारा ने चमकीली आंखों से उसे देखा। अच्छा, अब जल्दी जल्दी कॉफी पी लो, हमारे सोने का टाइम हो गया। सारिम ने उसे नशीली नजरों से देखा। मैं कॉफी आधे घंटे में पीती हूँ नशीले इंसान। वो हंसी। काफिये पर काफिये लगाई जाती हो शायर इंसान। सारिम भी मूड में आ गया। ओए, काफिया नहीं काफिया, जाहिल इंसान। उसने मुंह चिढ़ाया। मैंने तो काफी से काफिया निकाला था, अब मजीद ना बोलना वरना तुम्हारा काफिया तंग कर दूंगा। वो कॉफी का कप रख कर खड़ा हो गया। अब मेरे साथ बेडरूम में चल जालिम इंसान। अभी चलती हूँ, जरा कप धो तो लूं। सारा कप उठा कर किचन में चली गई और सारिम हंसता हुआ बेडरूम में दाखिल हो गया। इस नोक झोंक से दोनों ही टेंशन फ्री हो गए थे। सुबह को सारिम के दफ्तर के जाने के बाद वो गेट बंद करके पलटी ही थी कि गेट पर दस्तक हुई। कौन है? सारा ने गेट के नजदीक आते हुए पूछा। सज्जो हूँ मैं बीबी, उधर से जवाब आया। अच्छा खाला सज्जो, मैं खोलती हूँ गेट। सारा ने हाथ बढ़ाकर लॉक खोला। कैसी हो बीबी? खाला सज्जो ने गेट के अंदर दाखिल होकर पूछा। ठीक हूँ खाला सज्जो, आओ। सारा ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। खाला सज्जो ने पलटकर गेट बंद किया और उसके साथ चलती हुई घर में दाखिल हुई। खाला सज्जो को देखकर रात के वाकयात उसकी निगाहों में घूम गए। उसने सोचा कि वो उसे बताए कि रात को यहाँ क्या हुआ, लेकिन फिर वो बताते बताते रुक गई। कहीं ऐसा ना हो कि वो खौफजदा हो जाए और फिर पलट कर वापस ही ना आए। वो कहाँ से ढूंढेगी ऐसी मासी। सारे काम निपटाकर जब खाला सज्जो पर रस्सी पर गीले कपड़े डालने गई तो वो सामने ही बैठा था। खाला सज्जो उसे देखते ही खौफजदा हो गई। वो सामने वाली दीवार के दरमियान बैठा था। उसने गर्दन घुमाकर खाला सज्जो को देखा। खाला सज्जो के जिस्म में सनसनी सी फैल गई। उसने आंखें नीची करके जल्दी जल्दी कपड़े तार पर फैलाए और उसकी तरफ देखे बगैर धीने की तरफ भागी। सारा डाइनिंग टेबल के सामने बैठी सब्जी काट रही थी। उसने खाला सज्जो के चेहरे पर नजर डाली तो समझ लिया कि कोई गड़बड़ है। खाला सज्जो के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। खाला खैर तो है? सारा ने पूछा। वो सामने वाली दीवार पर बैठा है, खाला सज्जो ने अजीब से अंदाज में कहा। कौन खाला? सारा ने इस्तफसार किया। मैं उस मनूस का नाम नहीं ले सकती, खुद ऊपर जाकर देख लो, खाला सज्जो ने बताया। सारा ने फौरन छुरी मेज पर पटकी और हाथ झाड़ती हुई धीरे की दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची। जैसे ही उसने ऊपर का दरवाजा खोला उसे वो सामने ही बैठा नजर आया। सारा दरवाजे पर ही रुक गई। उसने गर्दन घुमाकर सारा की तरफ देखा। उसके देखने में कोई ऐसी बात थी कि सारा के जिस्म में खौफ उतरता हुआ महसूस हुआ। वो गैर मामूली जिसामत का गिद्ध था। शायद ये वही गिद्ध था जो रात सारा को किचन में आते खाता हुआ दिखाई दिया था। सारा को देखकर उसके जिस्म में जरा भर भी जुम्बिश ना हुई, बस उसने गर्दन घुमाकर जरूर देखा और फिर यकटिक देखता ही रहा। सारा ने हिम्मत करके एक कदम उठाना चाहा ताकि वो आगे बढ़कर उसे दीवार से उड़ा सके, लेकिन कदम आगे बढ़ा ही नहीं। उस पर यकदम घबराहट तारी हो गई। वो उसे देख ही कुछ इस अंदाज में रहा था जैसे कोई उसका दिल मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहा हो। बीबी नीचे वापस आ जाओ, नीचे से अचानक खाला सज्जो की आवाज आई। इस आवाज पर वो फौरन पलटी और तेजी से सीढ़ियां उतरकर खाला सज्जो के सामने आ खड़ी हुई। बीबी देख लिया तुमने उसको? खाला सज्जो ने पूछा। हाँ देख लिया, सारा ने बेनियाजी से कहा। वो एक गिद्ध है खाला, उसे देखकर तुम डर क्यों गई थी? क्या तुम गिद्ध से डरती हो? बीबी मैं उस मनूस से बहुत डरती हूँ, वो गिद्ध थोड़ा ही है, खाला सज्जो बेख्तियार बोली। अच्छा गिद्ध नहीं तो फिर क्या है? सारा ने इस्तफसार किया। बीबी उसने एक बार मुझे, खाला सज्जो कुछ कहते कहते रुक गई। क्या तुमने इससे पहले भी उसे देखा है? सारा कुर्सी पर बैठते हुए बोली। इसे मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये इसका पक्का ठिकाना है, सदा यहीं बैठता है, खाला सज्जो ने बताया। लेकिन मैंने इसे एक दिन भी इस दीवार पर नहीं देखा। इस घर में आए हुए मुझे 15 दिन तो हो गए, मेरा रोज ही ऊपर जाना होता है, सारा ने उसे बताया। फिर 2 महीने से तो सारिम भी यहाँ आते रहे हैं, उन्होंने भी इसे नहीं देखा। अगर देखा होता तो जरूर तस्करा करते। हाँ बीबी ठीक कहती हो, कोई 2-2.5 महीने से ये मुझे भी नजर नहीं आया, इस घर के खुलते ही गायब हो गया था। खाला तुम्हें कहाँ से नजर आया? गली से, खाला सज्जो ने बताया। मैं रोज ही पिछली गली से गुजरती और जब गुजरती हूँ तो इस पर मेरी नजर जरूर पड़ती है। जब से मकान बना है मैं इस वक्त से इसे इस दीवार पर बैठा देख रही हूँ। इस मकान को बने तो बहुत साल हो गए खाला सज्जो, सारा बोली। जी बीबी 10-12 साल तो हो गए होंगे, खाला सज्जो ने कहा। सारा को अब यकीन हो गया था कि खाला सज्जो इस मकान के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन जो कुछ भी जानती है उसे जुबान पर लाते हुए रुक जाती है। कोई खौफ है उसके दिल में
जो उसकी जुबान पकड़ लेता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। उससे कुछ मालूम करने का तरीका यही था कि इस मसले पर उसे चौंकाए बगैर, इसरार किए बिना, बहुत गैर महसूस अंदाज में उससे गुफ्तगू जारी रखी जाए। सारा महसूस कर रही थी कि वो धीरे धीरे खुल रही थी। उसके दिल में जो है वो जुबान पर ला रही थी। ये एक अच्छा मौका था। वो कुछ बताने पर आमादा थी। अगर वो इसी तरह बोलती रही तो सारा को कभी उम्मीद थी कि आज जरूर इस मकान के बारे में कुछ न कुछ मालूम हो जाएगा। वो खाला सज्जो को अपने पास कुछ देर बिठाने के लिए खुद उठ गई। उसने किचन में जाकर चाय का पानी रखा और वापस आकर कहा, खाला मैं चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा बीबी, खाला सज्जो एकदम खुश होकर बोली। ऐसा एजाज उसे दूसरे घरों में कहाँ मिलता था भला। सारा को चाय बनाने में 2 मिनट लगे। वो चाय इसके सामने रखते हुए बोली, खाला इस इलाके में तुम्हें काम करते हुए कितने साल हो गए? बीबी कोई 10-20 साल तो हो गए होंगे। फिर ये मकान तुम्हारे सामने ही बना होगा। सारा ने इस पर लफ्जों का जाल फेंका। हाँ बीबी, ये जो आपके बराबर वाले घर में रहती है ना बेगम याकूब, परवीन बीबी की बात कर रही हूँ। उनके ससुर ने 2 प्लॉट लिए थे, एक अपने लिए और एक अपने दोस्त माजिद साहब के लिए। खुद तो उन्होंने फौरन ही मकान बना लिया था। वो पहले करीब ही किराए के मकान में रहते थे, जबकि उनका दोस्त किसी और इलाके में रहता था। ये प्लॉट सालों खाली पड़ा रहा। इस प्लॉट के बीचों बीच एक नीम का दरख्त था, बहुत बड़ा। इतना बड़ा और घना दरख्त मैंने कहीं और नहीं देखा। इस दरख्त की खास बात ये थी कि उस पर गिद्धों का बसेरा था। बेशुमार गिद्ध उस दरख्त पर बैठे रहते थे। मैंने उन्हें जब भी देखा बैठे ही देखा, कभी उड़ते हुए दिखाई नहीं देते थे। सारा बहुत खुश थी। एक कप चाय ने खाला सज्जो पर जबरदस्त असर किया था। वो बेध्यानी में बोलती जा रही थी और सारा उसके मुंह से निकलने वाले लफ्जों को पूरी तवज्जो से अपने जहन में रिकॉर्ड करती जा रही थी। वैसे खाला, आबादी में गिद्ध कहाँ होते हैं? सारा ने हैरत जाहिर की। हाँ बीबी, तुम ठीक कहती हो, खाला सज्जो बोली। उस नीम के दरख्त के अलावा कहीं और नहीं दिखाई देते थे। ये दरख्त भी बहुत पुराना था। जाने गिद्ध कब से इस दरख्त पर आबाद थे। फिर जब परवीन बीबी के ससुर के दोस्त माजिद साहब ने इस घर को बनवाने के लिए दरख्त कटवाना चाहा और कटवाने के लिए आदमी बुलाए तो इस दरख्त पर इतने सारे गिद्धों को बैठे देखकर परेशान हो गए। खैर हिम्मत करके 2 बंदे शाखें काटने के लिए ऊपर चढ़े तो गिद्धों ने उन पर हमला कर दिया। एक की तो आग जाया होने से बची, दूसरा लहूलुहान हुआ। बेशुमार गिद्ध उड़ उड़कर उस दरख्त के गिर्द चक्कर काटने लगे। इतने गिद्ध थे बीबी कि क्या बताऊं, ये मेरे सामने का वाकया है। मैं उस वक्त परवीन बीबी की छत पर धुले हुए कपड़े फैला रही थी। इतने बेशुमार गिद्ध को देखकर मेरी जान निकल गई। वो हमारी छत पर भी मंडला रहे थे। दरख्त काटने वाले अपनी जख्मी साथियों को उठाकर दौड़ लिए। अरे तो फिर खाला, ये दरख्त काटना मसला बन गया होगा? सारा ने परेशान होकर पूछा। ऐसा वैसा? परवीन बीबी के ससुर और माजिद साहब की जान अजाब में आ गई। उनकी समझ में ही ना आए कि इस दरख्त को किस तरह कटवाएं। अब कोई इस दरख्त को काटने के लिए तैयार न था। अगर कोई अनजाना हिम्मत भी करता तो जख्मी होकर ही जाता। ये गिद्ध सीधे बंदे की आंखों पर हमला करते थे। ओ मेरे अल्लाह, सारा ने हैरत ज़दा होकर कहा। फिर खाला, ये दरख्त कैसे कटा? बस बीबी, जब बहुत परेशान हो गए तो माजिद साहब ने किसी आमिल से रुजू किया। वो आए तो उन्होंने इस दरख्त को देखा तो फिक्रमंद हुए। उन्होंने बताया यहाँ तो बसेरा है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? सारा ने पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे 3 रातें यहाँ रहकर अमल करना होगा। वो 3 रातें परवीन बीबी के घर में रहे। छत पर बैठकर उन्होंने 3 रात तक अमल किया। जैसे ही वो रात 12 के बाद पढ़ना शुरू करते तो दरख्त पर बैठे हुए गिद्ध चीखना शुरू कर देते। उनकी मनहूस आवाजों से पूरा मोहल्ला जाग उठता। ऐसी करख्त आवाज निकालते थे कि दिल बैठने लगता। तीसरी रात आमिर साहब पर जाने क्या गुजरी कि वो पढ़ते पढ़ते चीख मारकर बेहोश हो गए। फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां जाकर वो होश में तो आ गए, लेकिन फिर पलटकर उधर न आए। न ये बताया कि वो बेहोश क्यों हुए। बहुत पूछने पर बस इतना कहा कि ये मामला उनके बस का नहीं। आमिर साहब की नाकामी ने इस मामले को और संगीन कर दिया। माजिद साहब फिक्रमंद हो गए। वो इस सिलसिले में कई लोगों से मिले। किसी ने इस मसले को हल करने की हामी नहीं भरी। फिर किसी ने एक बाबा का पता बताया। माजिद साहब ने उनसे राब्ता किया, सारी दास्तान सुनाई। सारी बात सुनकर बाबा जी ने उन्हें तसल्ली दी और राइफल की एक गोली लाने को कहा। ये कहकर खाला सज्जो चंद लम्हों को रुकी। इस असना में सारा ने पूछा, राइफल की गोली? ये बाबा लोग इस तरह की चीज तो नहीं मंगवाते? हाँ बीबी। ये बात सुनकर माजिद साहब भी परेशान हुए। उन्होंने परवीन बीबी के ससुर से जिक्र किया तो वो बोले, कोई बात नहीं, घर में गोलियां मौजूद हैं, एक गोली ले जाओ, देखिए बाबा इसका क्या करते हैं, आजमाने में क्या हर्ज है।
घर में राइफल मौजूद थी। परवीन बीबी के ससुर को शिकार का शौक था। वो राइफल से परिंदों का शिकार किया करते थे। खैर बीबी, उन्होंने अपनी दोस्त को एक गोली निकाल कर दे दी। वो ये गोली लेकर बाबा जी की खिदमत में पहुंचे। बाबा जी ने गोली हाथ में लेकर उसे उलट पलट कर देखा, फिर गोली मुट्ठी में दबाकर कुछ पढ़ना शुरू किया। 1 मिनट के लिए मुट्ठी खोलकर उस पर एक फूंक मारी और गोली माजी साहब की तरफ बढ़ाते हुए बोले कि दरख्त की तरफ रोक करके निशाना लेकर इस गोली को चला देना, तुम्हें इन खबीसों से निजात मिल जाएगी। माजिद साहब गोली लेकर वापस आ गए। दोपहर का वक्त था। उन्होंने परवीन बीबी के ससुर की राइफल में गोली भरी और ऊपर छत पर पहुंचकर एक गिद्ध का निशाना लिया और गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ। गोली गिद्ध का सीना चीरती हुई निकल गई। उस गोली के पीछे बैठे हुए 2 गिद्धों को और जख्मी किया। वो पट-पट दरख्त से नीचे गिरे और मर गए। बस बीबी, उन गिद्धों के मरते ही सारे गिद्ध भर्रा मारकर दरख्त से उड़े और आनन फानन गायब हो गए कि पता ही न चला कि वो किधर गए। और जो गिद्ध मर गए थे उनका क्या हुआ? सारा ने पूछा। बीबी, वो 3 गिद्ध थे जो एक गोली की जद में आकर मरे थे, लेकिन कुछ देर के बाद जब माजिद साहब, परवीन बीबी के ससुर और मोहल्ले के कई लोग उस दरख्त के नीचे पहुंचे तो वहां से मरे हुए गिद्ध गायब थे। वो कहाँ गए? सारा हैरान थी। अल्लाह जाने, खाला सज्जो ने इत्मीनान से जवाब दिया। फिर क्या हुआ खाला सज्जो? सारा का तजस्सुस उरूज पर था। बस फिर क्या बीबी, यहीं से तबाही का आगाज हुआ। दूसरे दिन माजिद साहब ने बंदे बुलाकर इस नीम के दरख्त को जड़ से कटवा दिया और फिर मकान की तामीर शुरू कर दी। मकान मुकम्मल होने के बाद जब माजिद साहब ने अपने घराने के साथ इस घर में दाखिल होना चाहा तो गेट में दाखिल होते ही चकराकर जमीन पर गिरे और चंद मिनटों में अल्लाह को प्यारे हो गए। वो घर जो इन्होंने बड़े शौक से बनवाया था, इसमें एक रात भी बसर न कर सके। 1 माह बाद उनकी बेगम को खून की उल्टी हुई और वो अस्पताल में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गई। बस अब इस घर में उनके 2 बेटे रह गए। 15 दिन बाद बड़े बेटे की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही चल बसा। इस तरह माजिद साहब की गोली से 3 गिद्ध मरे थे तो माजिद साहब समेत उनके भी 3 बंदे चल बसे थे। छोटे बेटे ने फौरन घर छोड़ दिया। वो अपने पुराने मकान में चला गया। ओह खाला सज्जो, ये तो बहुत बुरा हुआ, सारा ने अफसरदा लहजे में कहा। बस बीबी, जो किस्मत में लिखा होता है वो पूरा होकर रहता है। लिखे को कौन मिटा सकता है? इसके बाद इस मकान को किराए पर उठा दिया गया। किराएदार इस मकान में 1 माह से ज्यादा न रह सके। परवीन बीबी के कहने पर मैंने उन लोगों के घर का काम संभाल लिया। एक दिन मैं गीले कपड़े ऊपर डालने गई तो क्या देखती हूँ कि सामने दीवार पर एक मोटा ताजा गिद्ध बैठा है। उसे देखकर मेरी तो जान निकल गई। मैंने जल्दी जल्दी रस्सी पर कपड़े डाले। अभी आखिरी कपड़ा डाल ही रही थी कि वो मनहूस दीवार से उड़ा और सीधा मेरी तरफ आया। अगर मैं जल्दी से बैठ न जाती तो ऐन मुमकिन था कि वो अपने खूंखार पंजों से मुझे जख्मी कर जाता। दूसरे दिन मैंने इस घर का काम छोड़ दिया। मैंने इन लोगों को इस घर के बारे में और ना ही गिद्ध के बारे में कुछ बताया, क्योंकि परवीन बीबी ने मुझे मना कर दिया था। बस वो लोग इस घर में मुश्किल से 1 माह रहे। उनके साथ क्या बीती ये किसी को नहीं मालूम। परवीन बीबी को भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, खामोशी से चले गए। अलबत्ता वो लोग घबराए हुए जरूर थे, जैसे उनके साथ कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये बताते हुए शायद वो डर रहे थे। उनके जाने के बाद वो गिद्ध मुझे रोज उस दीवार पर बैठा दिखाई देने लगा। कुछ दिन बाद और किराएदार आए। वो भी 1 माह से ज्यादा इस घर में ना गुजार सके। फिर 1-2 और किराएदार इस घर में आ बसे, लेकिन वो हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा न टिक सके। किसी ने इतनी जल्दी घर छोड़ने की वजह नहीं बताई? सारा ने पूछा। मैंने पहले किराएदार के बाद किसी के घर का काम नहीं किया। अलबत्ता परवीन बीबी से हर किराएदार ने राब्ता रखा, लेकिन जाते हुए कोई कुछ कह न गया, खाला सज्जो ने बताया। लेकिन खाला सज्जो, इस तरह तो कोई मकान छोड़कर नहीं जाता। मकान छोड़ने की कोई न कोई वजह जरूर होगी, सारा ने इस्तफसार किया। जाहिरी बात है बीबी, खाला सज्जो बोली। वैसे एक बात बड़ी हैरत की है, सारा ने कहा। वो क्या बीबी? खाला सज्जो ने सारा को सवालिया नजरों से देखा। परवीन बाजी के कहने पर तुमने किसी किराएदार को इस घर की दास्तान नहीं सुनाई, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ कि तुमने इस घर के बारे में कुछ भी छुपा कर नहीं रखा? क्यों आखिर? बीबी सच बात बता दूं? खाला सज्जो ने जैसे इजाजत चाही। हाँ खाला, सच ही कहना। सारा चाहती थी हकीकत थाल सामने आए। बीबी तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, इतनी प्यारी हो कि जी चाहता है कि बस तुम्हें देखती रहूं। खाला सज्जो के लहजे में बड़ी अपनायत थी। फिर तुम इस घर में अकेली रहती हो, किराएदार भी नहीं हो कि घर छोड़कर चली जाओगी। वो मनहूस भी आज मुझे काफी दिन के बाद ऊपर दीवार पर बैठा नजर आया। मैंने सोचा कि वो अनजाने में तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, बेहतर है कि मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बता दूं। फिर बात से बात निकलती गई तो हर वो बात मुंह पर आ गई जो मैं जानती थी, मैं अपने आप को रोक ना सकी।
खाला सज्जो, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया है, मैं तुम्हारी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, मैं अब मोहतात रहूंगी। सारा ने ममनूनियत से कहा। हाँ बीबी, अपना ख्याल रखना, खाला सज्जो उठते हुए बोली। मैं अब चलूं, काफी देर हो गई, मलिक साहब की बीवी मेरी जान को रो रही होंगी। ठीक है खाला, तुम जाओ। सारा भी उठ गई। अगर कोई बात हो तो फौरन परवीन बीबी के घर चली जाना, वो बहुत अच्छी बीबी है। अच्छा ठीक है, सारा ने कहा और खाला सज्जो के जाने के बाद गेट बंद कर लिया। अब उस पर यह बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई थी कि 30 लाख का मकान उसे 10 लाख में कैसे मिल गया था। ये एक आसेब ज़दा मकान था। खाला सज्जो ने इस मकान के बारे में जो कुछ बताया था, इससे हर वो बात वाज़ेह होकर सामने आ गई थी जो अभी तक छुपी हुई थी। खुद उसे भी घर में मौजूद असरात का रात तजुर्बा हो गया था। किचन में आते खाता हुआ गिद्ध और बेपनाह सर्दी का एहसास इस बात का पता देता था कि यहाँ कुछ है। सारिम शाम को 6-7 बजे के दौरान घर आ जाता था। कभी काम होता तो रात के 12 भी बज जाते। आज वो 4 बजे ही घर वापस आ गया था। सारा इसी वक्त सोकर उठी थी। बेल बजी तो वो यूं ही बालों को समेटती हुई गेट पर पहुंच गई और गेट खोले बगैर पूछा, कौन? मैं हूं डाकू। गेट की दूसरी तरफ से सारिम की आवाज आई। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें लूटने आया हूं। सारा ने फौरन दरवाजा खोल दिया और हंसकर बोली, डाकू के बच्चे अंदर आ, अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। यानी डाकू के भाई गिरा कट को कॉल करोगी बेवकूफ। सारिम गेट के अंदर दाखिल हुआ और फिर उसने पलट कर गेट बंद किया। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? हाँ ये तो तुम ठीक कर रहे हो, इस तरह तो मैं मजीद मुसीबत में मुब्तला हो जाऊंगी। सारा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। हाय नशीली, क्या सो रही थी? सारिम ने उसकी जादू भरी आंखों को देखा। हाँ, लेकिन तुमने कैसे अंदाजा किया? सारा ने पूछा। तुम्हारी आंखों में अभी तक खुमार है, पहले ही क्या कम नशीली आंखें हैं तुम्हारी, ऊपर से ये खुमार। अल्लाह अल्लाह। सारिम के लहजे में बड़ा प्यार था। क्या बात है, खैर तो है? सारा ने उसे तिरछी नजरों से देखा। क्यों, क्या हुआ? बड़े खुश नजर आ रहे हो, फिर आ भी जल्दी गए हो। ओए, मैं हर दम खुश रहने वालों में से हूँ। तुमने मुझे कभी देवदास, मेरा मतलब है उदास, देखा है? सारिम ने हस्बे मामूल अपना बैग डाइनिंग टेबल पर रखा और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैं तुम्हें उदास कैसे देखूंगी, तुम्हें इतना खुश जो रखती हूँ। शाबाश है भाई, सारा क्रेडिट खुद ही समेट लिया। सारिम हंसा। आज मैंने एक क्रेडिट और समेटा है, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। ऐसा क्या हुआ? सारिम ने पूछा। वो बात जो तुम ना मालूम कर सके, मैंने मालूम कर ली है। नहीं भाई। सारिम ने आंखें फाड़ कर उसे मस्खरेपन से देखा। आखिर ऐसी क्या बात मालूम कर ली है तुमने? जबरदस्त, सुपर। सारा ने उसका तजस्सुस बढ़ाया। अब बताओ भी। सारिम उलझ गया। सुपर की बच्ची? नहीं, पहले आप चेंज कर लें, इतनी देर में चाय बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये कहकर सारा ने किचन का रुख किया। तुम अभी सोकर उठी हो, मुंह हाथ तो धो लो। क्या बासी हाथों से चाय बनाओगी? सारिम ने उठते हुए कहा। नहीं जनाब, मैं भी फ्रेश होंगी और आपके वॉशरूम से निकलने से पहले किचन में पहुंच जाऊंगी। सारा ने छोटे बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा और फिर ऐसा ही हुआ। जब सारिम कपड़े तब्दील करके और हाथ मुंह धोकर टेबल पर आया तो सारा चाय दम दे चुकी थी। लाओ भाई, कहाँ है चाय? सारिम ने शोर मचाया। ये लीजिए जनाब। सारा ने किचन से निकलकर ट्रे टेबल पर रखी और कुर्सी पर बैठकर केतली से चाय निकालने लगी। चलो जी, जल्दी शुरू हो जाओ। जबरदस्त और सुपर। याद रखना, अगर बात जबरदस्त और सुपर ना हुई तो तुम्हारी खैर नहीं, तो मैं तलकर खा लूंगा, खुश्क दरिया की मछली। सारिम ने धमकी दी। ठीक है आदमखोर के फुप्पा, सारा ने हंसकर कहा। अब सुनो मेरी बात, ये घर जिसमें हम रहते हैं, इस मकान ने 3 बंदों की जान ली है। सारा ने धमाका किया। हैं? ये क्या कह रही हो तुम? सारिम इस इंकशाफ पर परेशान हो गया। सुनते जाओ। ये मकान बनने से पहले यहाँ एक नीम का दरख्त होता था, बहुत बड़ा, और उस पर भी शुमार गिद्ध रहते थे। जब प्लॉट के मालिक ने मकान बनाने के लिए इस दरख्त को कटवाना चाहा तो उन गिद्धों ने तूफान उठा दिया। सारा इतना बताकर खामोश हुई। यार, खबरें तो बड़ी धमाका खेज हैं, वाकई जबरदस्त। सारिम ने सदक दिल से एतराफ किया। ये कुछ नहीं, ये तो हेडलाइन है, अभी सुनते जाओ और सर धुनते जाओ। फिर सारा ने जो कुछ खाला सज्जो की जुबानी सुना था उसे पूरी तफसील के साथ उसके सामने पेश कर दिया। सारिम सारी बातें सुनकर सोच में डूब गया। सारा ने जो कुछ बताया था वो ऐसा ना था कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया जाए। जी जनाब। सारा ने उसे सोच में डूबा देखकर मायने खेज लहजे में कहा। अब क्या कहते हैं पेच इस मसले के? मेरी समझ में एक बात नहीं आई। सारिम ने संजीदगी इख्तियार की। क्या? सारा ने सवालिया नजरों से देखा। साजिद साहब की फैमिली के बाद इस घर में कई लोग आए और चले गए, लेकिन किसी ने जाते हुए इस घर के बारे में कुछ नहीं बताया।
न परवीन को पड़ोसी होने के नाते, न प्रॉपर्टी डीलर को। सारिम ने सवाल उठाया। मैं अंदाजा कर सकती हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्यों किसी ने इस मकान के बारे में बयान नहीं दिया। सारा ने बड़ी संजीदगी से कहना शुरू किया। सारिम, कल रात इस घर में जो हुआ वो तुम्हें याद है? हाँ याद है, बल्कि आज मैं घर जल्दी आया ही इस वजह से था कि कहीं फिर कोई मसला ना खड़ा हो गया हो। सारिम ने कहा। मैंने किचन में एक गिद्ध को आते खाते हुए देखा। इससे पहले इस घर में सर्दी की लहर आ गई थी। सर्दी की लहर और किचन में होने वाले वाकये को अगर तुम किसी को बताओगे तो उसका क्या रद्द अमल होगा? वो यकीनन तुम्हें वहम का मरीज या पागल कर डालेगा। सारा ने वजाहत की। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, सारिम ने एतराफ किया। बस इसीलिए किसी ने कुछ बताने की कोशिश नहीं की, खामोशी से चले गए। इस घर में कुछ और न हो, सिर्फ इतना ही हो कि अचानक सर्दी की लहर पूरे घर को अपनी लपेट में ले ले, तो अच्छे से अच्छे आसाब का मालिक इस बात से मुतासिर हुए बगैर न रह सकेगा। आसेबज़दा मकानों की इतनी कहानियां मशहूर हैं कि कोई बाल बच्चों वाला शख्स इस मकान में रहकर अपनी जान अजाब में डालने को हरगिज तैयार ना होगा। सारा ने कहा। इस मकान की अब पूरी हिस्ट्री मालूम हो गई है, अब हम क्या करेंगे? सारिम ने राय ली। कुछ नहीं करेंगे, इसी मकान में आराम से रहेंगे। सारा ने बड़े इत्मीनान से कहा। आराम से रहते हुए तो नजर नहीं आ रहे। सारिम ने खदशा जाहिर किया। इस घर में अचानक सर्दी की लहर आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं कंबल निकाल लूंगी, आराम से ओढ़कर बैठ जाएंगे, सर्दी के मजे लेंगे। सारा ने ये बात बड़े एतमाद से कहने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसका लहजा यकीन से आरी हो गया। सारा, मुझे तुम पर फख्र है। ऐसी बाहिम्मत लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं। अगर तुम डर जाती तो मेरे लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाता। सारिम ने उसे तौसीफी नजरों से देखा। सारिम, बेफिक्र रहो, हम ये घर कभी नहीं छोड़ेंगे। हम मालिक मकान हैं, कोई किराएदार नहीं है कि चूड़ा चक्की उठाकर यहाँ से निकल जाएंगे। सारा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। वाह क्या बात है तुम्हारी। सारिम ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। आओ ऊपर चलें, सारा ने कहा। मुझे कपड़े उतारने हैं, सूख गए होंगे। चलो। सारिम फौरन ही खड़ा हो गया। क्या वो ऊपर होगा? कह नहीं सकती, सारा ने कहा। मैं बस खाला के सामने ही ऊपर गई थी। आओ देखते हैं। सारिम जीने की तरफ बढ़ा। सारिम और सारा साथ साथ ऊपर पहुंचे। वो सामने ही बैठा था। वो एक जसीम गिद्ध था और बिल्कुल साकत बैठा था। उसने उन दोनों की आमद का कोई नोटिस ना लिया। सारिम ने सारा को दरवाजे पर ही रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ा। अभी उसने 2-3 कपड़े ही रस्सी से उतारे थे कि साकित गिद्ध में अचानक हरकत हुई। उसने तेजी से गर्दन घुमाई और दीवार से उड़कर छत के दरमियान में खड़े सारिम की तरफ इंतहाई खौफनाक अंदाज में झपटा। गिद्ध को उड़ते देखकर सारा की जान निकल गई और जब उसने महसूस किया कि वो सारिम की तरफ झपटा है तो उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। सारिम! सारिम ने उसकी चीख सुनकर फौरन ही फैसला कर लिया। उसके पास इतना वक्त न था कि वो पलटकर सारा की तरफ देखता और उससे चीखने की वजह मालूम करता। उसके पास सिर्फ 2-3 सेकंड थे। अब चंद लम्हों में उसे फैसला करना था। सारा की चीखते ही उसे अंदाजा हो गया कि वो गिद्ध दीवार से उड़कर उसकी तरफ झपटा है। उसे ये भी मालूम था कि वो सीधा उसकी आंखों पर हमला करेगा। लिहाजा उसके हाथ में जो कमीज थी वो उसने अपने सर पर डाली और फौरन ही नीचे झुक गया। उसने अपने सर पर परों की फड़फड़ाहट सुनी और एक तेज हवा का झोंका महसूस किया। सारा जीने के दरवाजे में खड़ी थी। वो फौरन पीछे हट गई। गिद्ध उड़ता हुआ जीने की छत से गुजर गया। उसके जाते ही सारा दौड़कर सारिम के नजदीक आई। उसने जल्दी जल्दी रस्सी पर पड़े बकिया कपड़े समेटे और सारिम से मुखातिब होकर बोली, सारिम भागो, कहीं वो पलट कर ना जाए। सारिम ने उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसे साथ लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जीने का ऊपर का दरवाजा बंद कर दिया, फिर लाउंज में दाखिल होकर नीचे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। अब वो गिद्ध जीने के रास्ते घर में दाखिल नहीं हो सकता था। फिर वो गिद्ध कई दिन तक नजर ना आया। सारा ने 1-2 दिनों पर जाने में एहतियात की, लेकिन जब देखा कि वो दीवार पर नजर नहीं आ रहा तो उसने खाला सज्जो को ऊपर कपड़े डालने भेज दिया। खाला सज्जो भी हिम्मत वाली औरत थी। वो एहतियात तो बरतती थी लेकिन ऊपर जाने से डरती न थी। सारा को इससे बड़ी तकवीत थी। 1 हफ्ता सुकून से गुजर गया। घर में सर्दी की लहर आई और ना कहीं वो गिद्ध दिखाई दिया। सारा और सारिम के जहन से ये वाकयात महव होने लगे। वो गिद्ध को भूलने लगे। तब उस शाम वो फिर नमूदार हुआ। वो नहीं चाहता था कि ये लोग उसे भूल जाएं। सारा ऊपर वाले बेडरूम में लेटी एक रिसाला पढ़ रही थी कि उसने बाहर परों की फड़फड़ाहट सुनी। उसने फौरन खिड़की से बाहर दीवार की तरफ देखा। उसने वहां गिद्ध को मौजूद पाया। वो भी आकर ही बैठा था। सारा तेजी से उठी। उसने बेडरूम का दरवाजा बंद करके अंदर से चटखनी चढ़ा ली और खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया। फिर उसने बहुत मोहतात अंदाज से खिड़की का 1 इंच पर्दा हटाकर शीशे से बाहर की तरफ देखा। वो दीवार पर बैठा था और अपनी लंबी गर्दन ऊंची किए अपने सर को तेजी से जुम्बिश दे रहा था। इतने में एक गिद्ध और उसके बराबर आ बैठा। फिर तो जैसे तांता बंद गया।
एक के बाद एक गिद्ध परवास करके आता गया और दीवार पर बैठता गया। 2-4 मिनट में ही छत की दीवार जहां तक सारा देख सकी थी गिद्धों से ढकी नजर आने लगी। फिर जब दीवारों पर बैठने की जगह ना रही तो वो गिद्ध छत के फर्श पर आकर बैठने लगे। इतने सारे गिद्ध देखकर सारा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अगरचे वो इस कमरे में महफूज थी, फिर भी उस पर घबराहट तारी हो गई थी। वो ऊपर थी और उस कमरे में अकेली थी। इस कमरे में क्या पूरे घर में इसके अलावा कोई ना था और गिद्धों की तादाद लम्हा भलमा बढ़ती जा रही थी। अब छत के फर्श पर तिल रखने की जगह ना रही थी, इस कदर गिद्ध इकट्ठे हो गए थे वहां। उस बेडरूम में 3 तरफ खिड़कियां थी। अगर खिड़कियों से पर्दे हटा दिए जाते तो एक तरफ से उस घर की छत नजर आती, पिछली खिड़की से घर का निचला हिस्सा, माँ मेन गेट और दाईं जानिब की खिड़की से परवीन बाजी का घर नजर आता था। उस बेडरूम का दरवाजा छत की जानिब खुलता था। छत पर निकलकर फिर जीने के दरवाजे में दाखिल होकर नीचे जाया जा सकता था। सारा दरवाजा नहीं खोल सकती थी। दरवाजे के सामने भी गिद्ध मौजूद थे। ये गिद्ध कुछ इस अंदाज से एक दूसरे में घुसे बैठे थे कि छत का फर्श भी नजर नहीं आ रहा था। वो गिद्ध सामने की दीवार पर अपनी जगह मौजूद था। वो इन सब गिद्धों में नुमाया था। वो सारे गिद्धों से मोटा ताजा था। फिर उसके पंजों का रंग यकसर मुख्तलिफ था। उसके पंजे बिल्कुल सुर्ख थे, जबकि दूसरे गिद्धों के पंजे खाकसरी थे। दीवार पर अगरचे दूसरे गिद्ध भी मौजूद थे, लेकिन उस सुर्ख पंजों वाले गिद्ध से जरा फासला छोड़कर बैठे थे। इस तरह वो सुर्ख पंजों वाला गिद्ध खुद ब खुद नुमाया हो गया था। यूं लगता जैसे वो गिद्ध इन सब का सरदार हो। अचानक उस सुर्ख पंजों वाले गिद्ध ने बैठे बैठे पर फड़फड़ाए और फिर साकित होकर बैठ गया। उसके पर फड़फड़ाते ही सारे गिद्ध साकिन हो गए। जो इधर उधर उड़ रहे थे वो भी एक जगह जमकर बैठ गए। सारा ने ऐसा मंजर कहीं और कभी नहीं देखा था। उसके जिस्म में खौफ की लहरें उठ रही थी, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। जाने ये गिद्ध इस कदर तादाद में क्यों इकट्ठा हुए थे, वो क्या चाहते थे। उसे अंदाजा नहीं था कि वो गिद्ध उसकी कमरे में मौजूदगी से वाकिफ थे या नहीं। वैसे अभी तक इस तरह के आसान नजर नहीं आए थे जिससे सारा को यह अंदाजा होता कि वो इसकी मौजूदगी से वाकिफ हैं। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि वो आइंदा किस किस्म की कार्रवाई करने वाले हैं। सारा इस वक्त बुरी तरह खौफजदा थी। वो अकेले कमरे में बंद होकर रह गई थी। घर में कोई न था। वो किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकती थी। अगर किसी को पुकारती भी तो कोई अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि घर अंदर से बंद था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह इस कमरे से निकलकर नीचे पहुंचे। अभी वो सोच ही रही थी कि क्या लाएअमल इख्तियार करे कि एकदम अंधेरे में जुगनू चमका। बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। उधर का पर्दा हटा हुआ था। उसने सारिम को देखा तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। वो गाड़ी मेन गेट के नजदीक दीवार के साथ पार्क कर रखा था। गाड़ी खड़ी करके वो मेन गेट की तरफ बढ़ा और अभी कॉल बेल के बटन पर हाथ रखने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर ऊपर के कमरे पर पड़ी। कमरे का पर्दा हटा हुआ था और सामने सारा खड़ी थी। वो उसे परेशान दिखाई दी। सारिम ने बेल के बटन से अपना हाथ हटा लिया और हाथ के इशारे से पूछा, क्या हुआ। जवाब में सारा ने अपने बाजू फैलाकर परिंदा बनाकर दिखाया और छत की तरफ इशारा किया। सारिम की समझ में फौरन ये बात आ गई कि छत पर गिद्ध मौजूद है और सारा उसकी वजह से ऊपर बेडरूम में बंद होकर रह गई है। वो सारा के इशारे से अंदाजा नहीं लगा सका कि छत पर एक गिद्ध नहीं बल्कि पूरी बारात मौजूद है। सारिम ने उसे इशारे से तसल्ली दी कि वो घबराए नहीं, मैं अंदर आ रहा हूँ। तब सारिम गेट पर चढ़कर अंदर कूदा और इधर उधर देखता हुआ बेडरूम की दीवार के नीचे आकर बोला, हाँ क्या हुआ। सारा ने शीशे की खिड़की खिसकाकर मुंह के इधर उधर हाथ रखकर बहुत आहिस्ता से कहा, सारिम छत पर भी शुमार गिद्ध हैं। अच्छा तुम डरो मत, मैं ऊपर आता हूँ, सारिम ने कहा। नहीं सारिम तुम ऊपर मत आना, ये कहीं तुम्हें जख्मी ना कर दें। सारा परेशान हुई। अरे कुछ नहीं होता, सारिम हमेशा का निडर था। नहीं सारिम प्लीज तुम घर में जाकर जीने का नीचे वाला दरवाजा अंदर से बंद रखो। देखो घर में एहतियात से दाखिल होना, हो सकता है ये गिद्ध सीढ़ियों के दरवाजों से अंदर लाउंज में पहुंच गए हों, क्योंकि जीने के दोनों दरवाजे खुले हैं। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। सारिम ने उसकी हिम्मत बंधाई। तुम्हारे कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद है ना। हाँ हाँ मैं बिल्कुल महफूज हूँ, बस अकेले होने की वजह से डर रही थी। अब तुम आ गए हो, अब कोई फिक्र नहीं। तुम जरा एहतियात से घर में जाना। लॉन्च वाला दरवाजा अंदर से बंद है, तुम ड्राइंग रूम वाले दरवाजे से दाखिल होना। सारा ने उसे समझाया और इस बात की पूरी कोशिश की कि उसकी आवाज बुलंद ना हो। ठीक है मैं अंदर जाकर सूरत हाल देखता हूँ, सारिम ने कहा। उस दीवार के नीचे जहाँ वो खड़ा था सामने दरवाजा था। उसने हैंडल पर दबाव डालकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। उसने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अंदर कुछ ना था। उसने अंदर दाखिल होकर राहदारी क्रॉस की और ऊपर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल कर देखा, वहाँ भी अमन था। फिर उसने ड्राइंग रूम का दूसरा दरवाजा खोला जो लाउंज में खुलता था। लाउंज भी खाली पड़ा था। वो आगे बढ़ा।
जीने का वो दरवाजा जो लाउंज में था चौपट खुला हुआ था। उसने दरवाजे के नजदीक पहुंचकर सीढ़ियों को देखा। सीढ़ियां खाली पड़ी थी। 8-10 सीढ़ियों के बाद जीना बाएं जाने मुड़ जाता था। अल्लाह का नाम लेकर सारे मोहतात अंदाज में सीढ़ियां चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो उसे ऊपर वाली सीढ़ियां भी खाली नजर आईं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 10-12 सीढ़ियों के बाद जीना फिर बाएं जानिब टर्न होता था और फिर फौरन ही दरवाजा आ जाता था। अब सारिम एक एक सीढ़ी बहुत मोहतात अंदाज में चढ़ने लगा। वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। 6-7 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो उस मुकाम पर पहुंच गया था कि जरा सा सर उठाकर और गर्दन को खम देकर छत का नजारा कर सकता था। उसने बहुत एहतियात से छत की तरफ देखा और फिर फौरन ही नीचे सर कर लिया। चंद लम्हों में ही उसे वो कुछ नजर आ गया जिसकी तवक्का न थी। बेशुमार गिद्ध थे जो दूर तक बैठे नजर आ रहे थे। दरवाजे के नजदीक जो गिद्ध थे उनकी दुमें दरवाजे की तरफ थी और चोंचे सामने दीवार की तरफ। सारिम ने सोचा क्या करे। फिलहाल तो इतना ही हो सकता था कि वो तेजी से 2-4 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे और उससे पहले कि गिद्ध उसकी तरफ मुड़कर देखें, वो बिजली की सी तेजी से दरवाजा बंद करके अंदर से चटखानी चढ़ा दे। ये काम अगर चंद लम्हों का था लेकिन आसान न था। दरवाजा बंद करने के दौरान कुछ भी हो सकता था। बहरहाल रिस्क तो लेना ही था, वरना वो गिद्ध सीढ़ी का रुख करके उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। सारा कमरे में बंद थी लेकिन वो महफूज थी। दरवाजा बंद करने का फैसला करते ही सारे आंधी तूफान की तरह बढ़ा। उसने बहुत जोर से दरवाजा बंद किया। एक जोरदार धमाका हुआ। यूं लगा जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। दरवाजा इतनी जोर से बंद होगा उसे अंदाजा न था। इससे पहले दरवाजा चौखट से टकरा कर वापस खुलता। सारिम ने उसे जोर से धक्का दिया। छोटा सा एक धमाका और हुआ। उसने जल्दी से दरवाजा अंदर से बोल्ट कर दिया। दरवाजा बंद होने के धमाके से गिद्धों में हलचल मच गई। वो भर्रा मार कर उड़े और फिर देखते ही देखते उनसे पूरी छत खाली हो गई। वहां एक गिद्ध भी ना रहा। सारा से बात करके जब सारिम अंदर घर में दाखिल हो गया तो सारा फिक्रमंद हो गई। उसे बाहर के बारे में कुछ मालूम न था कि गिद्ध कहां तक बसेरा किए हुए हैं। उसे सारिम की फिक्र थी और ये डर भी था कि ना जाने वो क्या करेगा, कहीं गिद्ध उस पर हमला ना कर दें। अभी वो इन उलझनों में गुम थी कि अचानक एक धमाका हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने फायर किया हो। धमाके की आवाज के साथ ही गिद्ध उड़ने लगे। परों की तेज फड़फड़ाहट और उड़ान भरते गिद्धों का अजब नजारा। सारा ने उन्हें इतनी तेजी से गायब होते देखा कि उसकी समझ में ना आया कि ये हो क्या रहा है। वो गिद्ध जैसे फजा में तहरील हो रहे थे। बस चंद लम्हों की बात थी। चंद लम्हों में वहां कुछ ना रहा। छत एकदम साफ हो गई। दीवार भी खाली हो गई। सारा ने दीवार और छत खाली देखकर खिड़की का पर्दा हटा दिया। अब उसे पूरी छत साफ नजर आ रही थी। मैदान साफ देखकर सारा बेडरूम का दरवाजा खोलने वाली थी कि उसे नीचे से सारिम की आवाज सुनाई दी। सारा, वो उसे पुकार रहा था। सारा दरवाजा छोड़कर मेन गेट वाली खिड़की की तरफ दौड़कर आई। उसे नीचे सारिम खड़ा नजर आया। सारा को देखकर उसने कहा, सारा, मैंने जीने के दोनों दरवाजे बंद कर दिए हैं। यार, छत पर तो बेशुमार गिद्ध बैठे थे, सब उड़ गए। अभी शायद किसी ने फायर किया था, सारा ने बताया। ओए, किसी ने फायर नहीं किया, वो दरवाजे की आवाज थी। घबराहट में मुझसे दरवाजा जोर से बंद हो गया, सारिम ने तरदीद की। है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शायद इस गैर मुतवक्का धमाके से ही सारे गिद्ध उड़ गए। अब तुम जल्दी से जीने का दरवाजा खोलो ताकि मैं नीचे आऊं। सारा के लहजे में खुशी थी। ठीक है, ये कहकर सारिम घर में दाखिल हो गया। सारिम ने जब जीने का ऊपर का दरवाजा खोला तो सारा बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ चुकी थी। वो सामने खड़ी थी। दोनों ने बेक वक्त एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। सारा, तुम ठीक हो? सारिम ने पूछा। ओ यस, मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, उसने सारिम को रास्ता देते हुए कहा। सारिम ने छत पर आकर चारों तरफ का जायजा लिया। उसे दूर तक कोई गिद्ध नजर न आया। सारा, ये इतने सारे गिद्ध कहां से आ गए? सारिम ने इस्तफसार किया। बस क्या बताऊं सारिम। सारा ने ऊपर के बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया, फिर जीने की तरफ बढ़ते हुए बोली, आओ नीचे चलकर बात करेंगे। नीचे आकर सारा ने ऊपर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर वो बेडरूम में आकर इत्मीनान से बेड पर लेट गई और सारिम को गिद्ध की कहानी सुनाने लगी। ये तो इत्तेफाक है कि मेरे हाथ से ऊपर का दरवाजा एक धमाके की सूरत में बंद हुआ। अगर ऐसा ना होता तो क्या ये गिद्ध छत पर डेरा जमाए रहते? सारिम ने सारी रोदात सुनकर इजहार ख्याल किया। पता नहीं सारिम, वैसे उन्हें देख देख कर मेरी जान निकल रही थी। सारा ने झुरझुरी सी ली। निकली तो नहीं? सारिम ने पूछा। नहीं, वो बोली। अब तुम्हारी जान कहाँ है? सारिम ने उसे शौक नजरों से देखा। ये सामने खड़ी है। सारा ने अपनी खूबसूरत उंगली से सारिम की तरफ इशारा किया। अपनी जान को देखकर ही तो मेरी जान में जान आई। सारा के जवाब पर वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। 3-4 दिन फिर आराम से गुजर गए। रात या दिन में किसी किस्म का कोई वाकया ना आया। ये चौथे या 5वें दिन की बात है कि सारा पिछले गेट की जानिब पौधों को पानी दे रही थी कि एकदम उसे अपने सर पर
हवा का तेज झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई परिंदा उड़कर उसके सर पर से गुजरा हो। वो गैर इरादी तौर पर नीचे झुक गई। फिर उसने सर ऊपर उठाकर देखा, उसे कोई चीज नजर न आई। वो फिर अपने काम में लग गई। 5 मिनट के बाद फिर उसे अपने सर के ऊपर से किसी परिंदे के गुजरने का एहसास हुआ। हवा का तेज झोंका महसूस होते ही वो फिर झुक गई, बावजूद कोशिश कि वो किसी चीज को अपने ऊपर उड़ते हुए ना देख सकी। अब उसके दिल में कुछ खौफ सा उतरा। वो काम छोड़कर घर में आ गई। वो हस्बे मामूल तन्हा थी। उसने घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। फिर उसके कदम खुद ब खुद जीने की तरफ बढ़े। वो ऊपर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई नादीदा कुव्वत उसे ऊपर की जानिब धकेल रही थी, खींच रही थी। वो बेख्तियार सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर पहुंच गई। वो सामने ही अपनी मखसूस जगह पर बैठा था सुर्ख पंजों वाला जसीम गिद्ध। गिद्ध को देखकर वो ठिठक कर दरवाजे पर ही रुक गई। उस गिद्ध ने गर्दन मोड़कर एक खास अंदाज से सारा को देखा। उसके देखते ही सारा के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो पलट कर वापस जाना चाहती थी कि उस सुर्ख पंजे वाले गिद्ध ने उड़ान भरी। एक लम्हे के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैल गई। आगे जाने क्या होने वाला था। उसके पास अब पलट कर भागने का वक्त न था। वो इसके हमले से बचने के लिए फौरन ही नीचे बैठ गई और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, लेकिन वो गिद्ध उसकी तरफ ना आया। वो दीवार से उड़कर मुखालिफ समत निकल गया। चंद लम्हे इंतजार के बाद सारा ने सर ऊपर उठाया। वो गिद्ध जा चुका था। सारा फौरन उठकर सीढ़ियों की तरफ लपकी। उसने पलटकर दरवाजा बंद किया और धड़ धड़ सीढ़ियां उतरती हुई लाउंज में पहुंच गई। उसने नीचे वाला दरवाजा भी बंद कर दिया और फूली सांसों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और अपनी सांसों को इस्तवार करने लगी। एक सुबह वो सारिम के साथ नाश्ता कर रही थी। वो चाय लेकर किचन से निकली और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में चाय की केतली थी। अचानक वो झुक गई। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। सारिम कुर्सी से उठकर उसकी तरफ लपका। क्या हुआ? अभी मेरे सर से कोई चीज गुजरी है। वो लरज रही थी। लेकिन मैंने तो तुम्हारे सर पर कोई चीज नहीं देखी। सारिम ने उसके हाथ से केतली लेते हुए कहा। अलबत्ता मैंने ठंडी हवा का झोंका जरूर महसूस किया। सारिम, वो ऊपर आ गया है। सारा ने जीने के बंद दरवाजे की तरफ देखा। कौन ऊपर आ गया है? सारिम उसका इशारा फौरी तौर पर नहीं समझ सका। वही मनूस गिद्ध, सारा ने बताया। अच्छा, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, सारिम ने ख्याल जाहिर किया। सारिम, छत पर मत जाना, बस दरवाजे से ही झांक कर देख लेना, वो सामने ही बैठा होगा, सारा ने तंबीह की। सारिम ने ऊपर पहुंचकर थोड़ा सा दरवाजा खोला। वो सामने ही बैठा था। सारिम फौरन अंदर से दरवाजा बंद करके नीचे आ गया। तस्दीक हो गई थी, वो सचमुच छत पर मौजूद था। तुम सच कह रही थी, वो वाकई दीवार पर बैठा है, सारिम कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। लेकिन तुम्हें उसके आने का कैसे अंदाजा हुआ? सारिम, वो अभी मेरे सर के ऊपर से गुजरा है, सारा ने कहा। ये जो अभी ठंडी हवा का झोंका आया था, सारिम ने तस्दीक चाही। हाँ, वो जब भी मेरे सर से गुजरता है तो अचानक तेज ठंडी हवा महसूस होती है। ओ यार, ये क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई, सारिम ने बेदारी से कहा। चलो दफा करो, तुम नाश्ता करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, सारा ने उसका ध्यान बटाया। यार, इस तरह काम नहीं चलेगा, इस सिलसिले में किसी से बात करना पड़ेगी। सारिम की सुई अभी वहीं अटकी हुई थी। जब्बार भाई से बात करके देखें, सारा ने तजवीज पेश की। हाँ, उसी से करूंगा, मुझे उसके दफ्तर जाना पड़ेगा, सारिम बोला। तो चले जाना, सारा ने कहा। चलो, वो तो मैं देख ही लूंगा, अब तुम्हें अकेला किस तरह छोड़कर जाऊं? सारिम मुतज़ब्ज़ब था। क्यों, मुझे क्या हुआ? सारा ने हैरान होकर पूछा, जैसे कुछ ना हुआ हो। वो मनूज पर बैठा है, तुम अकेले घर में डरोगी नहीं? सारिम ने पूछा। खाला सज्जो आने वाली होगी, मैं अकेली कहाँ होंगी, सारा ने बताया। खाला सज्जो कोई सारा दिन तो घर में नहीं बैठी रहेगी, सारिम बोला। तो चली जाए, सारा ने पूरे एतमाद अंदाज में कहा। अगर इस तरह मैं डरने लगी तो फिर हो गया गुजारा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई खास परेशानी वाली बात हुई तो परवीन बाजी के पास चली जाऊंगी या उन्हें फोन करके अपने पास बुला लूंगी। तुम पूरे इत्मीनान से अपने दफ्तर जाओ, मैं यहाँ के मसाइल से खुद निपट लूंगी। तुम्हारे घर पर रहने से तो ये मसला हल नहीं होगा, सारा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अच्छा मेरी बहादुर बीवी, मैं चलता हूँ। सारे मुड़कर दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। दोपहर का खाना खाने के बाद वो रिसाला लेकर बेड पर लेट गई। खाला सज्जो घर का काम निपटा कर जा चुकी थी। सारा ने उसे ऊपर जाने से मना कर दिया था। कपड़े सुखाने के लिए उसने बाहर दीवार के साथ एक डोरी बांध ली थी। इस तरह ऊपर जाने की जरूरत नहीं रही थी। सारा ने उस दिन के वाकये के बाद ऊपर बेडरूम में लेटना भी छोड़ दिया था। रिसाला पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी तो वो रिसाला साइड टेबल पर रख कर सीधी होकर लेट गई। 2-3 मिनट बाद उसकी आंखें बोझल होने लगी। वो फौरन ही नींद की आगोश में चली गई।
ابھی اسے सोए हुए आधा घंटा हुआ होगा कि वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने खौफजदा नजरों से कमरे में चारों तरफ देखा, वहां कोई न था। फिर उसने अपने सीने की तरफ देखा, कमीज उसकी सही सलामत थी, जिस्म पर कोई जख्म भी ना था। उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया तो ये महज एक ख्वाब था, उसने सोचा। उसने देखा कि वो सुर्ख पंजों वाला गिद्ध उड़ता हुआ उसके सीने पर आ बैठा। ठंडी हवा के झोंके के साथ उसे अपने सीने में चुभन का एहसास हुआ, जैसे उस गिद्ध ने अपने पंजे गाड़ दिए हों। उस हैबतनाक ख्वाब ने उसके होश उड़ा दिए। वो बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। क्या वाकई ये महज एक ख्वाब था? लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये महज ख्वाब नहीं था, इसमें कुछ हकीकत भी थी। सांस बहाल हुई तो उसने फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकालकर एक गिलास पानी पिया। पानी पीकर उसे बड़ा सुकून मिला। वो बोतल फ्रिज में रखने के इरादे से उठी, लेकिन उसने बोतल उठाई और ना वो फ्रिज की तरफ बढ़ी। उसे होश आया तो वो जीने के दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो यहाँ क्यों आई, कैसे पहुंची, उसे बिल्कुल अंदाजा न था।